हेलो, वेलकम आप सभी का आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो मैंने सोचा कि इसके कुछ क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर लूँ, ठीक है। तो मैंने पूरी बुक एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस हर एक यूनिट से सभी यूनिट कवर किए हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस है पूरे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कि क्या है, उसका इसके आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट डू यू मीन बाई पर्सनल सेलिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। थर्ड है, व्हाट इज सेल्समैनशिप, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द सेलमैन। सेल्समैनशिप क्या है और सेलमैन की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेल्स मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो सेल्स मैनेजमेंट है उससे आप क्या समझते हो और इसके इंपॉर्टेंस क्या है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द सेल्स फोर्स। मतलब कि सेल्स फोर्स को रिक्रूट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगला है, डिफाइन बाइंग मोटिव्स, बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस और यूजेस क्या है किसमें, पर्सनल सेलिंग में, किसका, बाइंग मोटिव्स का। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायर बिहेवियर, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बायर्स बिहेवियर। मतलब कि बायर बिहेवियर से आप क्या समझते हो और इसके फैक्टर्स क्या हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, किसको, बायर के बिहेवियर को। एट्थ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स फोर्स मोटिवेशन। मतलब कि सेल्स फोर्स मोटिवेशन क्या होता है और इसके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नाइन्थ है, सेलिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं और इसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। टेंथ है, सेल्स रिपोर्ट्स को डिफाइन कीजिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्स रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा है, आप क्या समझते हो किससे, इथिक्स इन बिजनेस, मतलब नैतिकता, व्यापार में नैतिकता से आप क्या समझते हो और जो इथिक्स है वो कैसे हेल्पफुल होती है सेल्स को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग करियर। सेलिंग करियर से आप क्या समझते हो और इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं सेलिंग करियर्स के, ठीक है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो सेल्स में तो ये क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं सेलिंग में करियर बनाने से और इसके चैलेंजेस क्या हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स विच अ सेल पर्सन शुड हैव। मतलब कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक सेल पर्सन के अंदर होनी चाहिए, तो उन स्किल्स को एक्सप्लेन करना है। 14 क्वेश्चन है उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन आता है तो ये दो टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एक डिफरेंस है सेलिंग एंड मार्केटिंग में, दूसरा है बायर एंड कंज्यूमर में। 15 जो है वो शॉर्ट नोट्स है, इसमें AIDA सेल मॉडल पूछा जाएगा, प्री अप्रोच एंड अप्रोच के बारे में, क्लोजिंग सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान, बायर मोटिवेशन पूछ सकते हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन से क्या समझते हैं पूछ सकते हैं, क्लोजिंग क्लूज क्या होते हैं, ट्रायल क्लोजेस क्या होते हैं, ऑर्डर बुक, कैश मेमो, टूर डायरी और सेल्स इंजीनियर। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो थे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो मोस्टली इन्हीं में कवर हो जाएगा अगर आप इनको पढ़ लोगे। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाना मैं इस टाइप से बनाता हूँ जिससे कि अगर आप उनको पढ़ लो तो आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगी बुक में है क्या। अब वो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि इसके प्रोसेस क्या है पर्सनल सेलिंग के, उसमें कोई प्रोसेस दे दिया तो मैंने इनको डीपली डिस्क्राइब किया है। तो आप प्लीज़ हर एक आंसर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी पूरी बुक में है क्या, ठीक है। अगर आपने ये 15 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पूरी बुक का एक ढांचा मिल जाएगा कि हाँ ये नॉलेज है, उसकी बेसिस पे आप आंसर लिख के आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, बट इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसका आंसर क्या है। पर्सनल सेलिंग से हम क्या समझते हैं, पहले ही समझते हैं। पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो नोन एज फेस टू फेस सेलिंग इन विच वन पर्सन हु इज द सेल्समैन ट्राइज टू कन्विंस द कस्टमर इन बाइंग अ प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है कि ये फेस टू फेस सेलिंग होती है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, हमने कोई पार्ले का बिस्किट खरीद लिया तो पार्ले का जो ऑनर है, ठीक है, उससे हम नहीं खरीद रहे, हम किससे खरीद रहे हैं, शॉपकीपर से खरीद रहे हैं। अब पार्ले में कि बिस्किट में मिठास कम है, बिस्किट ऐसा आ रहा है, उसके प्रोडक्ट में ये कमी होनी चाहिए थी, तो हम उस शॉपकीपर को नहीं बोल सकते, उसने भी किसी से खरीद के आपको सेल कर रहा है, ठीक है। और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो सेलमैन है जो उस इंडस्ट्री का वो लेके आ रहा है आपके पास प्रोडक्ट, अगर आपको उसमें कुछ कमी दिख रही है प्रोडक्ट में, आप कुछ आप चाहते हो कि इसको चेंज किया जाए जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो सके, तो आप उसको बता सकते हो कि भैया यहाँ पे ये कमी है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो वो सेलमैन क्या करेगा, आपका जो भी क्वेरी है वो बताएगा जाके जो उसकी जो बिजनेस फॉर्म है उसमें, तो शायद आपके प्रोडक्ट को चेंज किया जा सके। क्योंकि ये पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल मतलब खुद की सेलिंग मीन्स बेचना, मतलब कि आप सेलमैन क्या कर रहा है, उस कंपनी है उसका सेलमैन आके आपको घर पे आके सेलिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका एक तो हो गया बेटर इमेज। इसमें क्या होता है
कि जो कंपनी है उसकी इमेज बेटर बनती है। अब कैसे बनती है? अब जब सेलमैन और कस्टमर्स आमने सामने बात करेंगे तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया मुझसे वो खुद आके सामने बात कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट को लेने में मेरी मतलब इसमें मेरा घाटा क्या है? जब वो बंदा खुद आके प्रोडक्ट को दे रहा है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उस बंदे को बोल दूंगा भाई तेरे प्रोडक्ट में ये कमी थी, ऐसी कमी की वजह से मुझे ये हो रहा है। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योर होते हैं, इसलिए जो बेटर इमेज बनती है कंपनी की। दूसरा है कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर को कॉन्फिडेंस भी आता है, इसमें बताया कि प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंस आता है कि प्रोडक्ट को वो खरीद सकता है। तीसरा है क्विक फीडबैक, जब आमने सामने बात हो रही है तो क्विक फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर का मतलब फीडबैक क्या है प्रोडक्ट के बारे में। अगला है डिटेल डेमोस्ट्रेशन, अब जो सेल पर्सन होता है वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल डेमोस्ट्रेशन देता है, उस प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको मतलब अगर उसको रेफ़र कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो सारा कुछ वो डेमोस्ट्रेशन में देते हैं। पर्सनल अटेंशन रहती है, और जब सेल पर्सन खुद आपको समझा रहा है तो आपकी अटेंशन बिल्कुल उसी पे रहेगी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का, और हम जाकर उसको खरीद लेते हैं, उसमें पूरा आपको डिटेल नहीं दिया जाता। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट को सेल करने आया है सेल पर्सन, वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। आगे है टू वे कम्युनिकेशन, आमने सामने बात हो रही है। दो वे कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात कह रहे हो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई बात कहोगे तो उसका आंसर मिलेगा, बहुत पोलाइट वे में मिलेगा, क्योंकि सेल पर्सन हमेशा अच्छे से बात करते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। फिर है बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, सेल पर्सन क्या करता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। अब जब आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, आपको अच्छे से समझा रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो आपका एक अच्छा रिश्ता बनता है, और सेल पर्सन चाहता भी है कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, तो इसलिए एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। फिर है मोर सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होता है किसमें, पर्सन सेलिंग में। आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेज ऑफ पर्सन सेलिंग। अब देखो कहीं ना कहीं एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, सिंपल सा है। तो डिसएडवांटेजेस क्या उसको पढ़ते हैं। पहला है हाई टर्नओवर, मतलब कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हर एक सेल पर्सन को अलग से ट्रेनिंग देना, उसको रिक्रूट करने का पैसा, फिर उसको भेजने का पैसा, मीटिंग्स का पैसा, बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहला डिसएडवांटेज ये है। फिर है ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, सेल पर्सन को सिखाना पड़ता है, बिना सीखे अच्छे से सेल पर्सन सेलिंग कर ही नहीं सकता, कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत सारी स्किल होनी चाहिए। स्किल्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, एक है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं नेगेटिव इमेज ऑफ सेल्समैन, मतलब कि जो सेलमैन है उसकी इमेज कैसी हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो कोई ऐसी बात बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो जब सेलमैन की नेगेटिव इमेज होगी तो कंपनी का लॉस होगा, उसमें कस्टमर टूट जाएगा, कस्टमर को वो चीज़ें नहीं खरीदेगा, ठीक है। और कंपनी की इमेज ख़राब होगी, वो चार लोगों को और बोलेगा कि वो कंपनी फ्रॉड है या उस टाइप से है, जैसा कि पर्सन सेलिंग के बारे में चलता है। तो ये सारी नेगेटिव इमेज हो जाती है सेलमैन की। आगे हम पढ़ते हैं लैक ऑफ एफिशिएंट सेल्समैन, मतलब कि अच्छे सेल्समैन नहीं है, एफिशिएंट जो अच्छे से वर्क करके दें, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, अच्छे से आपको टारगेट पूरा करके दें, ऐसे सेल्समैन की कमी है, इसलिए पर्सनल सेलिंग में डिसएडवांटेज है। अगला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेलमैन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है, बात करने का तरीका नहीं होता है, कैसे डीलिंग करनी है वो नहीं होता है, क्योंकि उनको स्कूल लाइफ में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है, तो वो एक डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा पर्सन सेलिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें था कि पर्सन सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सन सेलिंग। तो देयर आर 7 स्टेप ऑफ पर्सन सेलिंग, 7 स्टेप्स हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट मतलब होता है कस्टमर, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ऐसे कस्टमर का पता करना, उनकी नीड, एबिलिटी, डिज़ायर, और प्रोडक्ट को खरीदने की उनकी नीड क्या है, एबिलिटी क्या है और डिज़ायर क्या है, उसको पता करना होता है प्रोस्पेक्टिंग में। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बेचना है मोबाइल और आप ऐसे के पास जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो आपको बेचना है आईफोन एप्पल का, और आप जा रहे हो ऐसे के पास जिसके जेब में 10-20 रुपये भी नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या है अपना टाइम वेस्ट करने से। तो पहले आप पोटेंशियल कस्टमर को सर्च करते हैं कि कौन कौन से कस्टमर को नीड है, किस किस की डिज़ायर है और वो खरीदना चाहते हैं, तो वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा है प्रिपेयरिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की रिसर्च करते हैं, कस्टमर किस टाइप का है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर किस टाइप की प्रोडक्ट को पसंद करता है, उसका कलर का मतलब उसका मूड कैसा है, उसका कलर कौन सा होता है, वो किन किन बातों से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जा रहे हो और वो भी फेस टू फेस, तो आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है अप्रोच मीन्स होता है कि आप अपनी बात कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है किसी कस्टमर और सेल्समैन की, वो होता है अप्रोच में क्या करते हैं, हम पहले अपनी बात कहते हैं कि हम ये है, अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने प्रोडक्ट को अप्रोच करना, उसके बारे में बताना, वो होता है अप्रोच, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट और ओपनिंग लाइन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग फॉर अबाउट फर्स्ट 2 मिनट्स, मतलब कि पहले की 2 मिनट में जो हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं उसमें जो बिगिनिंग होता है मीटिंग का, उसे हम बोलते हैं अप्रोच, ठीक है।
अगला है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप समझ रहे होगे, प्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को, तो अपने प्रोडक्ट को हम प्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब सिंपल सा है कि प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी होंगे कि भैया मैं इसको ना खरीदूँ, इसको क्यों खरीदूँ, इसमें ऐसा क्या कि मैं इसको खरीदूँ। कोई जैसे मान लो किसी को पसंद है नाइकी का जूता यूज़ करना, ठीक है, अब वो छोटे से नाइकी का जूता यूज़ कर रहा है, आप बोल रहे नहीं हमारा जूता अच्छा है, ठीक है, तो बोलेगा भैया आपके जूते में ऐसा क्या है जो नाइकी में नहीं है या एडास में नहीं है, तो आपको बताना पड़ता है। तो पूरा आपको क्या जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए और आपका प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। फिर है क्लोजिंग द सेल। जब आप उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर लेते हैं, उसके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सेल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग सेल्स क्या कहलाता है, ये कस्टमर से ऑर्डर लेने का लास्ट स्टेज होता है। मतलब कस्टमर बोलता है कि हम आपके क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, मतलब वो कंफर्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर होता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप करना ज़रूरी है। फॉलोअप मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर ने खरीद लिया तो भाई तेरा काम तू जान, तेरा जूता फट रहा है तेरा काम, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम कस्टमर से बात कर देते हैं कि सर आपको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कि आप सेटिस्फाई हैं, आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, जिससे कि वो आगे और ख़रीदे, ठीक है। हमारा बिज़नेस करना काम, बिज़नेस में यही होता है कि कस्टमर हमसे जुड़ा रहे और जब भी उसको नीड हो तो हमारे यहाँ से ही प्रोडक्ट खरीदे, तो हमारे उसके लिए फॉलोअप करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कस्टमर के टच में रहते हैं। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पहला था प्रोसेस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला है अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मतलब कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उनको अट्रैक्ट करना पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे आपका प्रोडक्ट है, उसमें जो इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, उनको अट्रैक्ट करना और उनकी अटेंशन को पाना, इसका ऑब्जेक्टिव अभी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक आप उनको अट्रैक्ट नहीं करोगे वो आपकी में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, और दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, वो खरीदेंगे नहीं। इंसान तभी खरीदता है जब उसको पसंद आता है, और पसंद कब आएगा, जब उसको आप अट्रैक्ट करोगे प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरा है एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज दो, ठीक है, उनको एजुकेट करो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, तो ये हो गया एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तीसरा है क्रिएटिंग डिज़ायर टू बाई, उसके अंदर डिज़ायर बनाओ कि वो उसको खरीदना चाहता है। एक होता है आई वांट टू बाई, एक होता है आई विल बाई, ठीक है। तो आई विल बाई आना चाहिए कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए। तो एक डिज़ायर बनाओ कि जो प्रोडक्ट को वो खरीदे। अगला है कंक्लूडिंग सेल्स। और इसमें क्या होता है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज़ टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स एंड मेक देम बाय द प्रोडक्ट। मतलब कि कंक्लूडिंग इस होता है कि सेल्स को कंक्लूड करना लास्ट में कि वो खरीदे। जो ऑब्जेक्टिव होता है सेल पर्सन का, इतना सारा माथा मारना, इतना सारा मेहनत करना, हार्डवर्क करना, उसका यही होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदे, ठीक है। तो क्या, तो उसका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदे। तो कंक्लूडिंग सेल मतलब है कि कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर लो कि प्रोडक्ट को खरीद ले, और अपनी सेल को क्या कर लो, कंक्लूड कर लो। आगे बात करते हैं, आगे है गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स। अब आपने क्या किया कि इस कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, जैसे हमने पढ़ा था फॉलोअप मतलब कस्टमर से टच में रहो। तो गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स मतलब ये है कि कस्टमर आपसे ऑर्डर बाद में और लेता रहे, ठीक है। जैसे मान लो कि उसका यूज़ हो गया, उसको फिर चाहिए, तो आपको कॉल करे और आपसे प्रोडक्ट खरीदे। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं आंसर नंबर 3 पे। तो 3 में है सेल्समैनशिप क्या होता है, तो इसको समझते हैं। द स्किल्स एंड मेथड यूज्ड इन सेलिंग और प्रमोटिंग कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कि जो स्किल्स और मेथड का हम यूज़ करते हैं किस में, सेलिंग में, और प्रमोट करते हैं किसको, कमर्शियल प्रोडक्ट को, उसे हम बोलते हैं सेल्समैनशिप, ठीक है। सेल्समैनशिप क्या होती है, जो स्किल्स और मेथड्स हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में या सेल करने में, उसे हम बोलते हैं सेलमैनशिप। सेल्समैनशिप इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट। सेल्समैनशिप में इन्वॉल्व होता है क्या, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, जो खरीदना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट, उनको कन्विंस करना किस लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। विद गिविंग फुल इन्फॉर्मेशन, आप इसमें क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की, ठीक है। तो ये हो गया सेल्समैनशिप। और हम पढ़ते हैं इसका अगला, फंक्शंस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सेल्समैन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि फंक्शन क्या है सेल्समैन के, ड्यूटीज़ क्या है सेल्समैनशिप की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सेल्समैनशिप की। तो तीनों का आंसर आपके पास नीचे दिया है। पहला है सेलिंग, मतलब बेचना है, सबसे बड़ा ड्यूटी यही है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। दूसरा है गाइडिंग द बायर, बायर को गाइड करना है प्रोडक्ट के लिए। तीसरा है अटेंडिंग टू कंप्लेंट, जो कंप्लेंट उसकी उसको अटेंड करना है। चौथा है कलेक्शन ऑफ बिल्स, जो बिल्स है उनको कलेक्ट करना है, ठीक है, पैसा है जो भी है उसको कलेक्ट करना है। पाँचवा है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या होता है, अ सेल्समैन स्पेशली अ ट्रैवलिंग सेल्समैन इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट टू इस फर्म। मतलब कि बिजनेस फर्म ने आपको तो भेज दिया टूर पे कि आप जाइए सेल्समैनशिप हमारे तरफ से पैसा लीजिए और आप कंपनी के जो भी बायर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, उनसे बात करो और प्रोडक्ट को सेल करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट आपको कंपनी को सेंड करनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग होती है वो आपको खुद
ऑर्गेनाइज करना होता है, जो आपका टूर प्रोग्राम है, कहाँ रुकना है, कैसे खाना है, क्या करना है। कंपनी हमको पैसा देती है बट आपको खुद से मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, इतने मीटिंग्स हैं, ऐसे ऐसे मुझे हैंडल करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग भी किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्समैनशिप की। 7th है अटेंडिंग सेल्स मीटिंग। जो सेल्स की मीटिंग होती है किसी भी क्लाइंट्स के पास में, तो उसको अटेंड करना होता है सेल्समैन का काम। 8th है टूरिंग। आपको ही जाकर जो भी बायर्स हैं उनसे मिलना होता है, ठीक है, तो टूरिंग भी आपका ही काम है। अगला है अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी। मतलब किसी ने आपको ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसे आप किसी बायर को आपने मतलब इम्प्रेस कर लिया, उसने आपसे प्रोडक्ट मंगा लिया, फिर उसको रिपीट अगर चाहिए तो वो आपको फिर कॉल करेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं आपके घर पे आएगा, तो आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसके घर पे भी नहीं जाओगे क्योंकि आपका वो आपके साथ बन चुका है, आपके साथ जुड़ चुका है। तो आप क्या करोगे, उसको बाई पोस्ट सेंड करोगे, ठीक है। तो उसकी जो पैकिंग और डिलीवरी है वो सब आपको अरेंज करनी पड़ती है। 10वां है प्रमोशन ऑफ गुडविल। जो कंपनी की गुडविल है उसका प्रमोशन भी आपके हाथ में है। आप कंपनी की गुडविल को बढ़ा रहे हो, उसको डुबा रहे हो, वो भी आपके हाथ में है। आप कैसे बायर से डील कर रहे हो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी? सेल्समैनशिप की। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है सेल्स मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट इनकम्पसाइज हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग द सेल्स टीम, फोरकास्टिंग सेल्स एंड सेटिंग सेल्स गोल्स एंड डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग लीड्स एंड इंक्रीजिंग सेल्स। देखो सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये होता है हायरिंग, ट्रेनिंग करना, मोटिवेट करना, किसको? सेल्स टीम को, ठीक है। सेल्स टीम को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग लेना, उनको मोटिवेट करना, क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट। मतलब जो सेल की टीम है, जो सेल्स में जो जितने भी आपके सेलर्स हैं उनको उनका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अभी क्यों करते हैं? फोरकास्टिंग सेल्स एंड सेटिंग सेल्स गोल्स को सेट करना सेल्स के, कि हमें एक महीने में कितने अपनी सेल्स करनी है, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप करना, किसके लिए? जिससे कि जो लीड्स हैं उनको बढ़ाया जा सके, जिससे कि सेल इंक्रीज़ हो। तो ये सारा क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सेल को मैनेजमेंट करना सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला है इट मैनेजेस द सेल्स फोर्स, मतलब कि सेल्स फोर्स को मैनेज करता है। दूसरा है सेल्स मैनेजमेंट इंस्पायर सेल्स। जो सेल्स मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? सेल्स को इंस्पायर करता है, ठीक है। अब इंस्पायर कैसे करता है? अब ये तो है नहीं कि उसने उसको इंस्पायर कर दिया कि भाई सेल जा और बिक के आ जा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स मैनेजमेंट की वजह से जो सेल्स है उसमें इफिशियंट आता है, इफिशियंसी आती है, अच्छे से हम सेलिंग कर सकते हैं और हमारा सेल्स इंक्रीज़ होता है सेल्स मैनेजमेंट की वजह से। अगला है टू गिव ट्रेनिंग टू द सेल्स पीपल, मतलब कि सेल्स पीपल्स को ट्रेनिंग देना भी क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट होता है। अगला है टू स्टेबलाइज ब्रांड इमेज एंड गुडविल, जो कंपनी की इमेज है उसको स्टेबलाइज करना, उसकी गुडविल करना भी क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट का ही होता है। जब तक आप सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग नहीं दोगे, उन्हें समझाओगे नहीं कंपनी की इमेज क्या होती है, गुडविल क्या होती है, ये कैसे डूब सकती है, हमें कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, जब तक आप उनको नहीं समझाओगे तब तक वो उस टाइप से काम करेंगे नहीं। आपको उनको अच्छे से समझाना पड़ता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तब जाके कंपनी की गुडविल बनती है। अगला है टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना, कि पिछले महीने हमें कितना सेल्स किया था, इस महीने कितना कर रहे हैं, तो वो सारा किसका होता है? सेल्स मैनेजमेंट में आता है। अगला है द मोटिवेशन ऑफ द सेल्स फोर्स, जो सेल्स फोर्स है आपके पास, जो लोग हैं जो सेलिंग कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना भी क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। 5th नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है इसमें है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि जो रिक्रूटमेंट करते हैं हम सेल्समैन का, उसके सोर्सेस क्या हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो हम पहले देखते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि जो फर्म से बाहर के हैं। रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि हमें अपनी जो कंपनी है उसमें लोगों को कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उनको लाना है। तो पहला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि बाहर से हम कैसे लोगों को अपनी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उनको नौकरी देते हैं। तो पहला है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, कि इस कंपनी में इतने एक महीने के लिए इतने लोगों की नीड है, इतना पैसा दिया जाएगा प्लस खाना, वो आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट। तो न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से हम क्या कर सकते हैं? रिक्रूट कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे है एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द गवर्नमेंट ऑफिस दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट टू जॉब सीकर्स। अब इसमें हम क्या समझते हैं? जैसे हमारे माइंड में आता है ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो हम समझते हैं कि किसी और को हटा के किसी और को, मतलब किसी और को जगह दे दी। वो ये नहीं होता। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है। अगर आप डालोगे गूगल पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो आपको एक पेज खुल के दिखेगा गवर्नमेंट का, जिसमें अगर आप अपनी डिटेल्स भरते हो, बाद में वो आपको जब भी आप कोई वैकेंसी आती है तो वो वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी कि आपके लिए ये जॉब है जो आपके लिए सूटेबल है, तो आप वो जॉब कर सकते हो। तो ऐसी गवर्नमेंट ऑफिस है जो क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, किसको? जॉब सीकर्स को, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगला है कैंपस इंटरव्यू। लोग जाते हैं कैंपस में जाकर, जैसे जिनकी लास्ट ईयर होती है, ठीक है, तो उनके पास जाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं स्टूडेंट्स की। बहुत सारी कंपनियाँ जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उनको हायर करती हैं, उसे हम बोलते हैं कैंपस इंटरव्यू। अगला है कॉम्पिटिटर सेल्स फोर्स, मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारे सामने
बिज़नेस फॉर्म है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जिसके प्रोडक्ट वो भी सेल करता है सेम, तो हमने क्या किया कि उसका कोई अच्छा बंदा है जो अच्छा है लेकिन उसको वहाँ सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, उसको वहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है, वो वहाँ पे खुश नहीं है, तो उसको बोलते हैं भाई हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, इतनी आपकी सैलरी पैकेज कर देंगे। तो वो भी सोचता है यार हमें दूसरा बड़ा मिल रहा है, कौन सा हमारा सगा होता है कंपनी वाला, तो वो एम्प्लॉय सोचता है कि हमें अच्छा मौका मिल रहा है तो उसको छोड़ के इसमें आ जाता है। तो ये एक हो गया एक्सटर्नल आपका क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। और अगला है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं ना, एचआर, ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऐसे पड़े होते हैं रिज्यूम, जो जैसे कोई मतलब आ गया कि हमें जॉब चाहिए, ठीक है, उस टाइम अगर वैकेंसीज नहीं है तो एचआर क्या करता है, उनको फेंकता नहीं, अपने पास रख लेता है। जब भी वैकेंसीज आती हैं तो उनमें से देखता है कि किसका रिज्यूम मैच करता है उस जॉब के लिए, तो उनको कॉल कर देता है कि भैया आपका जो रिज्यूम आपने सेंड किया था, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ, आपके लिए ये नौकरी है और आपके लिए वैकेंसी खाली है। तो ये इन्हें हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट, मतलब कि जिन एप्लीकेंट्स को पहले जॉब नहीं दी गई, उनके रिज्यूम पड़े हुए हैं, उनको दोबारा से मौका देना, किसके लिए, जब वैकेंसीज आती हैं तो उनको इन्वाइट करना, इसे हम बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है। अगला है वेब सोर्सेज, मतलब कि गूगल पे हमने डाल दिया किसी भी वेबसाइट पे कि हमारे कंपनी को नीड है किसकी, जो जॉब सीकर्स हैं उनकी, या फिर हमें रिक्रूट करना है कितने लोगों को, तो वो भी हो गया इसमें। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल। अब बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो कंपनी के अंदर रहकर ही हम क्या करते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो पहला है एम्प्लॉय मूवमेंट्स। अब ये क्या होता है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सम वैकेंसीज कैन बी फिल्ड अप इंटरनली बाय प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज़। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे मान लो कि कोई सुपरवाइजर पोस्ट पे है, ठीक है, अब वो अच्छा काम करता है, लेकिन अब जो एसओ होता है, मतलब सीनियर ऑफिसर होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसको वो पोस्ट दे दी सीनियर ऑफिसर की, क्योंकि वो पोस्ट खाली थी, ठीक है, और नीचे से किसी को सुपरवाइजर की पोस्ट दे दी। तो हम क्या करते हैं, प्रमोट करते रहते हैं कंपनी के अंदर, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय मूवमेंट, कि एक एम्प्लॉय को एक पोस्ट से उठा के दूसरी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि हम इससे ऐसे रिक्रूटमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, किसी भी अपने दोस्त को रेफ़र करते हैं कि सर ये हमारा फ्रेंड है और ये जॉब करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं ऑफ़र्स, और जो एम्प्लॉयज़ ऐसा करते हैं उनको इंसेंटिव भी मिलता है ज्वाइन कराने का, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स को। तो ये होता है एम्प्लॉयज़ रेफरल्स। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है सेल्स पर्सन का, इसकी बात करते हैं। Selection is the process of choosing the most suitable candidates from among the pool of candidates who applied for the post। मतलब सिलेक्शन ये होता है कि जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है पोस्ट के लिए, उनमें से जो मोर सूटेबल कैंडिडेट है, मतलब जो सबसे अच्छा है, जो सूटेबल है, उसको सेलेक्ट करना होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहला है प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू से पहले क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग आ गए इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अब इतना टाइम होता नहीं कि हर एक को पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए, बैठाल के 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू रखते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हमें चल जाएंगे पता, जो आंसर्स करते हैं। जिनको आंसर्स नहीं आता उनको हम साइड कर देते हैं, भैया आपके लिए काम नहीं है, आप जाइए। तो जो उसमें आंसर्स कर लेते हैं, उसको पास कर लेते हैं, उनको हम आगे की प्रोसीजर में शिफ्ट करते हैं। समझ में आ गया। मतलब कि इंटरव्यू से पहले होता है प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सच में उस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, उनको क्वेश्चंस किए जाते हैं। जब वो आंसर्स देते हैं तो उनको आगे और भी जो प्रोसीजर है उनमें मौका दिया जाता है। जो उसके आंसर्स नहीं दे पाते उनको हम बोलते हैं भैया टाटा बाय बाय, आप घर जाइए। तो ये हो गया प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू। आगे बात करते हैं फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म। जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इसमें अपनी डिटेल्स भरते हैं। सेकंड ये हो गया पॉइंट। थर्ड है द इंटरव्यू, जो मेन इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी ली जाती है। आपकी एजुकेशन क्या है, आपको वर्क कैसे करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें आपकी मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हर एक चीज़ को, स्किल्स को मतलब कि भापा जाता है। हर एक स्किल्स को वहाँ पे मतलब एग्जामिन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी क्या सिलेक्शन प्रोसीजर्स। अब बात करते हैं, इसमें मैं एक पॉइंट लिखने वाला था टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, बट मुझे नहीं लगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आ भी चाहता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है और उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। वैसे चांसेस नहीं है, बट फिर भी आ जाता है तो आप इसको छोड़ देना, क्योंकि हमें 9 में से ओनली 5 करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन है, उसका आंसर है बाइंग मोटिव्स क्या होता है, इसको समझते हैं। अब बाइंग मोटिव इज़ द इनर फीलिंग, अर्ज, इंस्टिंक्ट, डिज़ायर, थॉट और इमोशंस दैट मेक्स अ बायर बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। देखो, बाइंग में मतलब होता है कि खरीदने का मोटिव, मतलब कि उसके अंदर की भावना क्या है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है। तो सिंपल है कि जो बायर होता है उसके अंदर डिज़ायर होता है, इमोशंस होते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब जैसे मान लो कि मुझे एडिडास का जूता पसंद है पहनना, तो मेरे अंदर इमोशंस हैं। जब भी मैं कभी जूता खरीदूंगा तो पहले एडिडास के प्रोडक्ट पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक अटैचमेंट है उससे, डिज़ायर है कि मैं उसको खरीदूं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है आईफोन खरीदना, तो उनसे एक अटैचमेंट है प्रोडक्ट से, ठीक है, तो उसको खरीदेंगे। पहली प्रायोरिटी उनकी क्या होगी, वो प्रोडक्ट की जो जिसे पसंद करते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी वही है कि उस जो भी
प्रोडक्ट है उसको खरीदें, तो वो होता है मोटिव। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी क्या कर रही है, उस बायर के जो भी डिज़ायर हैं, जो भी मोटिव्स हैं, उनको पता करके अगर आप वही सारी चीज़ें बोलते हो प्रोडक्ट के बारे में, तो बायर का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई जॉब चाहिए जो मेरी ड्रीम जॉब है, आप बोल रहे हो कि हम आपको ये देंगे जो भी हमें चाहिए ड्रीम जॉब में, और आप मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं क्यों हम ना करूँगा भैया, क्योंकि जब आप जो मुझे चाहिए था ड्रीम जॉब में आप मुझे मिल रहा है, घर मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, हर चीज़ आप दे रहे हो मुझे, तो मैं ना क्यों करूँगा। तो हम वो मेरा बाइंग मोटिव्स है, मतलब मेरी जॉब का मोटिव है। वैसे ही बायर्स का जो मोटिव होता है ना, अगर हमने उसे पता कर लिया और अपनी सेलिंग प्रोसेस में उसको डाल लिया, तो इससे बायर हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बाइंग मोटिव्स का यूजेस क्या होता है पर्सन सेलिंग में, उसको देखते हैं। हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ अ सेल्स पर्सन, मतलब कि सेल्स पर्सन की सक्सेस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जब आप बायर का मोटिव जान लोगे तो आपकी जो परचेसिंग, जो आपकी सेलिंग, आपकी सेलिंग जो है, सेल्स है, वो इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने मोटिव पहचान लिया बायर का, कि बायर को क्या चाहिए, आप वही दे रहे हो बायर को, तो बायर खरीदेगा। ठीक है, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, तो सक्सेस में सेल्समैन की ये हेल्प करता है। दूसरा है बाइंग मोटिव आर द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब कि प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए जो बाइंग मोटिव्स हैं वो बेसिस है। अब ये कैसे हैं, जैसे मान लो हम किसी प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बायर्स की नीड क्या है उसके हिसाब से अगर हम इसको करते हैं तो बायर खरीदेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए बाइंग मोटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है बाइंग मोटिव्स आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज़, प्राइस कितना रखना है वो भी बाइंग मोटिव्स पे रहता है। बायर कितने में खरीद सकता है, बायर के पास इतना पैसा है कि नहीं है, बायर इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, किस प्रोडक्ट के लिए वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी की गुडविल को बढ़ाने के लिए भी क्या करता है, बाइंग मोटिव हेल्प करता है। भी कैसे है, जब हम बायर्स को वही चीज़ देंगे जो उसको चाहिए, तो कंपनी की गुडविल अपने आप बढ़ेगी, वो कंपनी का मतलब कंपनी के बारे में अच्छा बोलेगा। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट टू विन द कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स, इससे क्या होता है कि कस्टमर्स की कॉन्फिडेंस हम विन करते हैं और उनकी लॉयल्टी को विन करते हैं। जब हम कस्टमर को वही दे रहे हैं जो उनको चाहिए, तो भैया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें इस वाले कंपनी से हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लॉयल्टी बढ़ेगी, आपकी तरफ लॉयल भी रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट टू विन द कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी, हो गया। ठीक है, वही सेम रिपीट हो गया, सॉरी। अगला है टू नो द डिज़ायर ऑफ कस्टमर, मतलब कि कस्टमर का डिज़ायर पता करना भी किससे होता है, बाइंग मोटिव से होता है। ठीक है, तो ओनली 6 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे कोई क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव्स क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि यूजेस ऑफ बाइंग मोटिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग मोटिव एक ही इसके आंसर्स हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर क्या होता है उसकी बात करते हैं। बायर बिहेवियर रेफर्स टू द डिसीजन एंड एक्ट्स पीपल अंडरटेक टू बाई प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप यूज़, मतलब कि जो बायर का बिहेवियर है, ठीक है, उसके डिसीजन या उसके एक्शंस हैं कि प्रोडक्ट को खरीदना चाहता भी है कि नहीं चाहता है, अपने लिए या किसी ग्रुप के लिए, वो होता है बायर बिहेवियर। ठीक है, डिसीजन एंड एक्ट्स पीपल अंडरटेक टू बाय द प्रोडक्ट, मतलब कि कोई बायर है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। अब वो या तो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप यूज़, मतलब ग्रुप के लिए यूज़ करने के लिए हो सकता है या इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। अब बायर के उसके लिए एक्शंस क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो होता है बायर बिहेवियर। बिहेवियर आप जानते हो, मतलब किसी का व्यवहार। अब बायर मतलब कि जो खरीदने वाला है उसका व्यवहार, तो उससे समझ लो कि जो भी बायर का व्यवहार है उस प्रोडक्ट के लिए, कि वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसने पहले यूज़ किया तो उसके उसमें फीडबैक्स क्या हैं, तो वो होता है बायर बिहेवियर। ठीक है, तो अब बायर बिहेवियर को अफेक्ट करने के फैक्टर्स क्या है, मतलब किन किन चीज़ों से बायर का बिहेवियर चेंज होता है। तो पहला है कल्चरल फैक्टर, मतलब कहाँ, वेट 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 हाँ 7 5 7, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बायर बिहेवियर को देखते हैं। पहला है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर हम समझते हैं, बायर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कल्चरल फैक्टर, जैसे कि बायर का कोई कल्चर है। अब इसमें बहुत सारे कल्चरल फैक्टर भी आते हैं, जैसे मान लो कि किसी का कल्चर है कि धोती पहनता है, अब आप उसे जीन्स बेच रहे हो तो जीन्स क्यों खरीदेगा भैया, वो धोती पहनता है। अब गांव में जाके आप टॉप एंड जीन्स या शॉर्ट्स बेचोगे किसी लेडीज़ को, तो वो नहीं खरीदेंगी, क्योंकि वहाँ पे उनको साड़ी अलाउ होती है, लोग उसका समाज है, उनका कल्चर उसको अलाउ नहीं करता। वैसे सोशल क्लास होगी, सोसाइटी क्या चाहती है, ठीक है, उसको देखना पड़ता है। उसके बाद सब कल्चर, मतलब कि अपना भी और सोसाइटी दोनों को मिलाकर जो कल्चर होता है उसे हम बोलते हैं सब कल्चर। ठीक है, तो कल्चरल फैक्टर क्या करता है, बायर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। दूसरा है सोशल फैक्टर। अब इसमें क्या आता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि
फैमिली हो गई, फैमिली की पसंद क्या है उसको देखना पड़ता है। रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, जो आपको रेफरेंस करते हैं, जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसके लिए आप खरीदना चाहते हो उनकी पसंद क्या है। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने बोला कि भैया एक बॉल लेके आ, ठीक है, अब बॉल फुटबॉल मंगाई, सबने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो आप गए खरीदने, उन्होंने बोला भैया निविया की लेके आना, और आप खरीदो किसी और चीज़ की, कोई आपको बोला नहीं निविया की मतलब ये भाई ले लो ये अच्छी है, तो बोलेगा भैया मुझे निविया की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सभी लोगों ने निविया की मंगाई है। तो आप कहीं से भी लोगे निविया की ही फुटबॉल लोगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रेफरेंस ग्रुप है जिसने आपको भेजा है पैसे इकट्ठे करके, उनकी जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बायर बिहेवियर को। फिर रोल्स एंड स्टेटस, मतलब कि आपका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या सोसाइटी में, मतलब आपका स्टेटस क्या है, उसको भी इफेक्ट करता है। अब जैसे मान लो कि जो 50-60 हज़ार वाला फ़ोन रखता है, आप उसे नोकिया का छोटा वाला कीपैड फ़ोन बेचोगे, क्यों खरीदेगा भैया? उसकी स्टेटस नहीं है उतना, वो उसका जो रोल है, मतलब वो एक महंगा फ़ोन रखना चाहता है शो ऑफ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सोशल फैक्टर। तीसरे बात करते हैं पर्सनल फैक्टर, खुद के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज हो गई, ठीक है। अब वो 80 साल के बंदे को आप बेचोगे जाके जीन्स पैंट, क्यों खरीदेगा भैया? वो उसकी एज थी पहनने वाली, निकल गई वो, ठीक है। तो एज, इनकम, पैसा नहीं है। अब आप खरीद रहे हैं, अब कोई जैसे कोई मतलब गरीब आदमी उसे आप बेच रहे हो कोई महंगा चीज़, तो नहीं खरीदेगा, उसको पैसे नहीं है, इनकम नहीं है। फिर ऑक्यूपेशन, मतलब किसी का जैसे मान लो कि अब कोई डॉक्टर है, उसको आप अगर बेच रहे हो, जो भी उसके सामान है, इक्विपमेंट है डॉक्टर वाले, आप उसे बेच रहे हो, वो ले लेगा। अब आप डॉक्टर को बेच रहे हो जिससे पंचर सही करते हैं, टायर में हवा भरते हैं, पंप, आप डॉक्टर को बेचोगे, क्यों खरीदेगा वो, ठीक है। उसका क्या काम है भैया? तो ऑक्यूपेशन भी इसमें एक फैक्टर है जो कि बायर बिहेवियर को इफेक्ट करता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल, किसी की लाइफ स्टाइल भी इफेक्ट करती है, पर्सनैलिटी भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है कि पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर क्रेडिट, ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर जो बायर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। और उसमें पर्सनल इनकम क्या होती है कि मेरी इनकम कम है भैया, फैमिली की इनकम देख के चलना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है। उसके बाद इनकम एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ, लेकिन हमें वो मिलती नहीं है, तो हम उस चीज़ में भी क्या करते हैं, जो हमारा, हम उस चीज़ को नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो इनकम एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसे, वो जॉब के लिए हैं, मतलब किसी ने आपको रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकम के लिए, बट आपको पे नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप मना कर दोगे, इसलिए इनकम एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट वही होता है कि हम कितना दे सकते हैं पैसा, या कितना हम उधार ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कितना जो वो होती हैं EMI होती है, हम बाद में पे कर देंगे। क्रेडिट कार्ड से हम कोई अगर सामान ले रहे हैं, ठीक है, जैसे पैसा हमारी जेब में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड का, लेकिन हम उसको पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी सैलरी क्या उस हिसाब से हम लेते हैं, तो होता है कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है। अगला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें 4 फैक्टर है, जैसे मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, एटीट्यूड हो गया। तो मोटिवेशन भी किसी प्रोडक्ट के लिए, मोटिवेशन मतलब मोटिवेट है जो कंज्यूमर है वो नहीं, वो भी आपका क्या करता है, इफेक्ट करता है। वैसी लर्निंग, उसको नॉलेज है कि नहीं है। एटीट्यूड उसका क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी को रेड चिप का जूता पसंद है और आप उसे दे रहे हो कोई सेगा फेगा जूता, वो नहीं पहनेगा भैया, रेड चिप का पहनता है, उसका एटीट्यूड है रेड चिप का जूता पहनना। तो ये सारे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको, बायर बिहेवियर को। आंसर नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें है सेल्स फॉर मोटिवेशन। सेल्स फोर्स आप जानते हो, सेल्समैन, उनको मोटिवेट करने का मतलब उनको मोटिवेट करना ज़रूरी क्यों है और ये मोटिवेशन होता है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम अ सेल्स मैनेजर फेसिस इज़ द मोटिवेशन ऑफ द सेल्स फोर्स। मतलब कि जो सेल्स मैनेजर है उसको अगर कोई सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है तो वो होता है सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो बहुत सारी जगह ना हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है, अरे क्या बेच रहा है भाई, इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी फ्रॉड है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलती हैं। तो उनको मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक सेल्स पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, वो बायर को क्या पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो सेल पर्सनस को मोटिवेट करना सबसे बड़ा हेडेक होता है किसके लिए, सेल्स मैनेजर के लिए। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इन द इंडिविजुअल। मतलब कि सेल पर्सन के अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करना क्या किसका काम होता है, मोटिवेशन का होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है सेल पर्सन के लिए, वो देखते हैं। पहला है फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, मतलब कि फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करना। अब ये कैसे होता है, रिम्यूनरेशन, मतलब कि जो उनकी सैलरी है, ठीक है, जो सैलरी दी जाती है किसको, एम्प्लॉयज़ को, से हम बोलते हैं रिम्यूनरेशन, ठीक है, उसको बढ़ाकर। अब जैसे मान लो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है 18,000, हमें दे दिए 15,000, हमारी मजबूरी, हमने ज्वाइन कर लिया, तो मोटिवेट क्यों रहेंगे। हमें चाहिए 18,000, ठीक है, हमें दे दिए 19,000, तो मोटिवेट रहेंगे भैया हमें सैलरी अच्छी मिल रही है। दूसरा है बोनस,
जब भी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ लगता है कि उसने अच्छा काम किया तो उसको बोनस देना भी, मतलब इनकम से जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसे हम बोनस बोलते हैं। जैसे मान लो मेरी इनकम 19,000 है, मैंने अच्छा काम किया है, सेल्स अच्छा दिया है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट दिया है, तो हमें क्या कर दिया, 2-3 हज़ार इंसेंटिव दे दिया, तो हम मोटिवेट रहेंगे कि आगे और ज़्यादा करें जिससे हमें और पैसा मिले, ठीक है। फिर है कमीशन। कमीशन भी सेम है, जो एडिशनल परसेंटेज मिलता है किस पर, बेसिक पे पर, जो आपकी सैलरी है उससे ऊपर जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं कमीशन, ठीक है। फोर्थ है प्रमोशन। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोट कर दिया, हाई पोस्ट दे दी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो प्रमोशन भी क्या करता है, मोटिवेशन का तरीका है, ठीक है। फिफ्थ है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे हमें क्या दे दिया गया, कंपनी की तरफ से हॉलीडे अलाउंस दे दिया गया, आप घूमने जा रहे हो उसका पैसा दे दिया गया आपको, मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, ठीक है, या फिर रहने के लिए जगह दे दी गई, कार पार्किंग दे दी गई। तो ये सारे जो होते हैं वो कंपनी की तरफ से होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे। आगे हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं, एक तो था फाइनेंशियल, जैसे मैंने पैसे देकर उनको क्या किया, मोटिवेट किया, होता है नॉन फाइनेंशियल। इसमें होता है जॉब सिक्योरिटी, आपने बोल दिया कि आपकी परमानेंट जॉब है, आप ऐसे काम करते रहो, आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो उसमें क्या होता है, वो एक मोटिवेशन आ जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसके अंदर एक टेंशन नहीं रहती है जॉब को लेकर, तो अच्छे से काम करता है। आगे बात करते हैं चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया, उसको चैलेंजिंग वर्क दिया। अब चैलेंजिंग वर्क क्या होता है कि हर एक इंसान जो डेली लाइफ के वर्क्स होते हैं उनसे ऊब जाता है, ठीक है, रूटीन वर्क से क्या करता है, ऊब जाता है। आपने उन्हें ऐसा काम दे दिया जिससे कि उनके अंदर एक मतलब इंटरेस्टिंग वर्क दे दिया, चैलेंजिंग वर्क दे दिया कि आप यहाँ घूमने जाओ, आप ये करो जाके, आपको ये काम दिया गया, तो वो थोड़ा मोटिवेट रहता है। आगे बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और जैसे मान लो कि किसी भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, तो जब भी आपकी मीटिंग्स होती हैं तो आप उसे बाहर बुलाओ, उसकी तारीफ़ करो, ठीक है, और उसे अप्रिसिएट करो कि उसके काम के लिए तो आगे वो और अच्छा काम करना चाहेगा, उसकी मतलब जो इमेज है वो कंपनी में अच्छी बनेगी, तो उस हिसाब से अच्छे से वो डीलिंग करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट, मतलब कि आप उसको आगे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हो कि भैया आप यहाँ पे रह के अच्छे से काम करोगे, अच्छे से आप यहाँ पे वर्क करोगे तो आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी वही रहने वाली है, अगर आप अच्छे से काम करोगे, अच्छा हमें आउटपुट दोगे, तो हम आपकी जो पोस्ट है उसको बढ़ा देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मोटिवेट होता है। अगला है एम्पावरमेंट, मतलब होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को क्या करते हो, डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस में आप उनको इन्वॉल्व करते हो, जिससे कि उनको ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ कंपनी में उनका बिलोंगिंग्स है, उनका हिस्सा है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। 9th का जो आंसर है उसमें पढ़ते हैं सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सेलिंग प्रोसेस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल पर्सन एंड देयर पोटेंशियल बायर। पोटेंशियल मतलब होता है कि ऐसे लोग जो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 पढ़े, एक प्रोस्पेक्ट्स बायर, एक होता है पोटेंशियल बायर, ठीक है। पोटेंशियल मतलब जो खरीद सकते हैं, प्रोस्पेक्ट जो खरीदना चाहते हैं। अब देखो सिंपल सा है कि जो BMW अगर कोई गाड़ी बेचना चाहता है तो किसी गरीब के पास आएगा नहीं, तो वो कैसे बायर ढूंढेगा, जो पोटेंशियल है, जिनका अगर पोटेंशियल है, जो उसको खरीद सकते हैं। अब जिसके पास पैसे नहीं, आप उसको BMW गाड़ी बेचने जा रहे हो, क्यों खरीदेगा वो, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, जो खरीदना चाहते हैं, भैया पैसा नहीं लेकिन कहीं से भी लेकर वो खरीदेगा। तो 2 ये हो गया हमारे, एक प्रोस्पेक्ट हो गया और एक हो गया पोटेंशियल, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जो इंटरेक्शन होता है सेल पर्सन और बायर के बीच, उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। जितना भी इंटरेक्शंस होता है जो हमने पहले पढ़े थे, फोरकास्टिंग, नहीं प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, वो सारे सेलिंग प्रोसेस होता है। देखते हैं 7 स्टेप्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से बायर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं सामान, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस है वो सारी हम उसको क्या करते हैं, जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, वो सारा इसमें आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग में, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग द सेल्स कॉल। अभी इसमें द प्री अप्रोच, इसको मैंने शॉर्ट नोट में दिया है, ठीक है। यहाँ भी समझ लो या वहाँ समझ लो, बात वही है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच सेल पर्सन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीड्स, बिहेवियर, नेचर, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, सो दैट सेल्स पर्सन इक्विप हिमसेल्फ टू गिव इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। मतलब कहने का ये है कि ये सेकंड स्टेप होता है किसका, सेलिंग प्रोसेस का। इसमें क्या करता है, जो सेल पर्सन होता है वो गैदर करता है किसके बारे में, बायर के बारे में, क्या उसकी नीड्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस क्या है उसका, वो सारी चीज़ें क्या करता है, गैदर करता है, जिससे कि वो सेल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सके, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन टू मीट द प्रोस्पेक्ट इज कॉल्ड प्री अप्रोच। इसी प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, प्री अप्रोच। एक आपने टर्म सुना था अप्रोच। अप्रोच मीन्स क्या था कि जब सेलर जाता है बायर के पास, फर्स्ट टाइम जो मीटिंग होती है आमने सामने से, हम बोलते हैं अप्रोच। अप्रोच करने से पहले जो भी उसका जो भी उसकी प्रिपरेशन होती है, बायर के बारे में समझना, बायर के बारे में जानना, वो सब क्या होता है, इसकी प्री अप्रोच कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट।
तीसरा है अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना। दिस इज़ व्हेन प्रोस्पेक्ट एंड सेल पर्सन कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये कब होता है? जब सेल पर्सन और जो कस्टमर है या फिर जो बायर है वो क्या करते हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, आमने सामने, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। ये होता है अप्रोच, ठीक है। तो मैंने बोला अप्रोच से पहले जो होता है प्री अप्रोच, जो हम क्या करते हैं, कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उसकी डिज़ायर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो खरीद सकता नहीं खरीद सकता, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसके प्रेफरेंस क्या है, वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि आपको सेलिंग करनी है तो बायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है मेकिंग द सेल प्रेजेंटेशन। तो अप्रोच करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सेल प्रेजेंटेशन उसको मेक करते हैं, उसको बनाते हैं कि हम अपने जो प्रेजेंटेशन उसको अच्छे से कैसे करें, ठीक है। तो फिर अगला है डीलिंग विद प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस। पहले हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्शन को डील करना, उसकी जो क्वेरीज होती हैं, उसके डाउट्स होते हैं, उनको डील करना, ठीक है। अगला है क्लोजिंग द सेल्स, पढ़ चुके हैं कि सेल को क्लोज करना। कस्टमर बोल देता है कि भैया हमें आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, हम इसको खरीदना चाहते हैं। और उसमें दो चीज़ें होती हैं कि उस टाइम उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। मान लो कि आप कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि वो अब नहीं खरीदेगा, तो वो आपकी गलती है। पेमेंट करे या ना करे, उसने बोल दिया कि हम आपकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो आपकी क्लोजिंग द सेल है, ठीक है। अब वो खरीद रहा नहीं खरीद रहा बात की बात है, लेकिन मोस्टली अगर आप उसको फेस टू फेस कन्विंस करते हैं तो वो खरीदता है प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब 7 पॉइंट है द फॉलोअप और फीडबैक। उसके बाद वही चीज़ है कि फॉलोअप करना चाहिए, उसका फीडबैक लेते रहना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है, ठीक है। जैसे आप कोई मान लो कि किसी ने आपसे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया, आप बेचारा वो तो मतलब आपने बोला था कि काले बाल हो जाएंगे और वो तो गंजा हो गया। अब वो गंजा हो गया, आप उससे पूछ नहीं रहे हो, फॉलोअप नहीं लिया आपने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पूरे आपके समाज में फैला देगा कि ये वाला यूज़ मत करना, मेरे बाल झड़ गए सब, तो आपका लोग कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो हमें फॉलोअप करना ज़रूरी है। आपने फॉलोअप कर लिया, उससे बोल दिया भैया देखो ये गलती होगी होगी, आपने इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया इसलिए आपका ऐसा हो गया, ठीक है। फिर आप उसका कोई सोल्यूशन दे देंगे तो वो इतनी निगेटिविटी नहीं फैलाएगा, तो इसलिए फॉलोअप करना भी ज़रूरी है। 10th क्वेश्चन उसका आंसर्स है। तो सेल रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स की रिपोर्ट क्या होती है? सेल रिपोर्ट इज़ द डॉक्यूमेंट इन विच सेल्स एक्टिविटीज़ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आर रिकॉर्डेड। मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो भी सेल्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? सेल्स रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्स डॉक्यूमेंट, से हम क्या बोलते हैं? सेल्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला है इवेल्यूटिंग द रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है, मतलब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बहुत सारा फायदा होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें फ़ायदा नहीं होता है। तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको पता करना है। वैल्यूएट करना किसका काम होता है? सेल्स रिपोर्ट का होता है। दूसरा है मॉनिटर द स्लो पेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर बहुत स्लो अर्निंग हो रही है, ऐसे प्रोडक्ट को पता करना भी किसका काम होता है? सेल्स रिपोर्ट का होता है। तीसरा है डिटरमाइनिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स, मतलब कि ऐसे कंज्यूमर कौन कौन से हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी सेल्स रिपोर्ट उसमें आप लिखे रहते हो कि रामचरण ने इतना प्रोडक्ट खरीदा इतने टाइम में, ठीक है, उसके यहाँ से इतना पैसा आया। तो ऐसे कंज्यूमर्स कुछ होते हैं ना, स्पेशल VIP कंज्यूमर्स होते हैं जिनको कंपनी बहुत ज़्यादा भाव देती है, तो उनको पता करना भी किसका काम होता है? सेल्स रिपोर्ट का होता है। अगला है फाइंडिंग मोस्ट सूटेबल प्रोस्पेक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ये वाला कंज्यूमर खरीदेगा, उसको पता करने के लिए सेल्स रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आप समझ जाते हो कि ये जो कंज्यूमर है ये किस बेसिस पर आप प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो सूटेबल कंज्यूमर्स जो प्रोस्पेक्ट है उनको फाइंड करना भी किससे हम पता करते हैं? सेल्स रिपोर्ट से। अगला है डाटा कीपिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो आपका डाटा है सेल्स का, उसको रखना भी किसका काम, किससे होता है? सेल्स रिपोर्ट से होता है, ठीक है। जैसे फ्यूचर में आपने देखा कि कौन से हमारे कंज्यूमर्स अब प्रोडक्ट लेना बंद कर दिए, तो हम कैसे पता करेंगे? डाटा हमारे पास रहेगा, सेल्स रिपोर्ट हमारे पास है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स रिपोर्ट। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट, मतलब कि सेल्स रिपोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट, ठीक है। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट इन विच यू आर अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करना क्या कहलाता है? प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मेक इट पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट एंड क्लाइंट्स टू स्टे इन्फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, जो क्लाइंट्स हैं या फिर मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म्ड रखा जाता है किससे? प्रोग्रेस रिपोर्ट से, ठीक है। अबाउट अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में, एंड टू चेंज और एडजस्ट असाइनमेंट शेड्यूल एंड प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनसे अपडेट रखा जाता है किसको? क्लाइंट्स को और मैनेजमेंट को। किसका काम होता है? प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट का, ठीक है। आप प्रोडक्ट में आप कोई चेंज कर रहे हो या कुछ भी आप प्रोडक्ट में छेड़खानी कर रहे हो, मतलब आपने सोचा कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसमें ये वाली हम चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो किस में आ जाता है? प्रोग्रेस या कॉल रिपोर्ट में आ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका
सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट, जो सेल्स वर्क है उसका प्लान रिपोर्ट, इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। इट इज़ द काइंड ऑफ रिपोर्ट वेयर बेसिक प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम्स आर डन। मतलब फ्यूचर में जो आप जो कुछ भी प्रोग्राम्स करने वाले हो, जो भी आपका फ्यूचर का जो भी प्लानिंग है वो किस में आता है, सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट में, ठीक है। तो जितनी भी आप फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम करने वाले हो उसका बेसिक प्लानिंग क्या है, ठीक है, आउटलाइनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट में आती हैं। तीसरा है एक्सपेंस रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज reimbursement report where a sales executive records all the information related to the expenses incurred by him during a sales work। मतलब कि कोई सेल्समैन है, ठीक है, उसने क्या किया, सेलिंग वर्क में गया, जैसे टूरिंग पे गया, रुकने का, खाने पीने का, वो सारा चीज़ें इस पे आता है एक्सपेंस रिपोर्ट में कि उसने कितना खर्चा किया, वो उसकी रिपोर्ट बना के देता है कि मैं इस टूर पे गया था, मैंने इतना उसमें सेल्स किया है, मेरा इतना खर्चा आ गया, वो सारा एक्सपेंस रिपोर्ट में आता है। चौथा है न्यू बिजनेस रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी बिज़नेस आप क्या कर रहे हो कि नया प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हो या कोई भी नया बिज़नेस आप ओपन करना चाहते हो कंपनी के अंदर ही, तो उसकी जो भी रिपोर्टिंग है वो किस में आती है, न्यू बिज़नेस रिपोर्ट में, ठीक है। अगला है लॉस सेल्स रिपोर्ट। मतलब कि सिंपल है कि बिज़नेस तो लॉस हो गई, अब सेल्स में लॉस हुआ है तो उसकी रिपोर्ट, उसका भी पूरा डाटा रखना किस में आता है, लॉस सेल्स रिपोर्ट में। इसको पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग सेल्स, मतलब सेल्स को लूज़ करने की पॉसिबिलिटी होती है ड्यूरिंग अ सेल्स प्रोसेस, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट वुड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ ऑल सच ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स लॉस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है कि जितने भी ऑर्डर्स हैं जो लॉस हुए हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में, अब जब ऑर्डर्स लॉस हुए तो कस्टमर भी लॉस हुए होंगे, तो इनकी सारी डिटेल्स इनके पास रहती है किसमें, लॉस सेल्स रिपोर्ट में। अगला है कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। जो कंप्लेंट्स आती हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंज्यूमर की, कस्टमर्स की या बायर्स की, उनको कंप्लेन का रिपोर्ट करना और फिर आपने उसके लिए क्या एडजस्टमेंट किए। मतलब जैसे कंप्लेन आए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो बॉडी है, जैसे कोई फ़ोन है, ठीक है, उसका जो कैमरा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा या फिर उसकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, आपने उनकी कंप्लेन को रिकॉर्ड किया, फिर उसके क्या क्या आपने एडजस्टमेंट किए, वो सारी आपकी कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स में आती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर्स का। इसमें है एथिक्स इन बिजनेस। अब बिजनेस में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स मीन्स होता है नैतिकता। इसमें क्या आता है, आप समाज को देख के चलते हैं, ठीक है। ये नहीं आप बिजनेस कर रहे हैं अपनी मनमौजी कर रहे हो। जैसे आप किसी भी पब्लिक फर्म में जाओगे, सरकारी कोई फर्म होती है उसमें जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ पे अपनी मनमौजी करते हैं, आप कुछ बोलते रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाय पी रहे हैं, बैठ के पानी पी रहे हैं, गप्पे ठोक रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो वो अगर आप ऐसा करोगे किसी भी इसमें क्या बोलते हैं प्राइवेट में, तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें मजबूरी होती है बैंक में जाकर खड़ा होने की, क्योंकि यार हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो सरकारी उनके सामने माथा मारना हमारा काम, मतलब हमारी मजबूरी होती है, इसलिए हम करते हैं। अगर मजबूरी ना हो, सामने कोई और बैंक हो जो अच्छे से हमारा मतलब वर्क अच्छे से डील कर रही है, तो हम उस वाले में क्यों जाएंगे। तो हमारे लिए एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले समझते ही होता क्या है। बिजनेस एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स दैट एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द वे अ बिजनेस कंडक्ट इटसेल्फ एंड इट्स ट्रांजैक्शन। मतलब कि बिजनेस कैसे कंडक्ट अपने आप को करती है, उसकी गाइडलाइंस क्या होता है, एथिक्स इन बिजनेस, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस एथिक्स। अब इथिक्स कैन बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स इन डिफरेंट बेस सच एस, मतलब कि इथिक्स किन किन बेस में सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है, वो बताना है। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इथिक्स का सेलिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। तो पहला है बेनिफिट्स टू द कंपनी और मैन्युफैक्चरर। एथिक्स से क्या होता है कि जो कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको बेनिफिट्स होता है। कैसे होता है, इसका पहला पॉइंट है बिल्ड गुडविल ऑफ द कंपनी। जब आप एथिक्स से काम करोगे, नैतिकता से काम करोगे, लोगों को सोचकर काम करोगे, तो गुडविल है जो कंपनी की वो क्या होती है, बिल्ड होती है। दूसरा है इट हेल्प्स अ बिजनेस अर्न पब्लिक या सोसाइटल सपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, बिजनेस जो है वो उसे पब्लिक या सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है। अब आप सोसाइटी के देख के सोसाइटी के हित में काम कर रहे हो तो आपको पब्लिक या सोसाइटी का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तीसरा है लॉन्ग टर्म बिजनेस रेवेन्यू और प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस रेवेन्यू मिलता है। ये नहीं कि आपने एक महीने के लिए रेवेन्यू कमा लिया फिर आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है। जो आप इथिकली वर्क करोगे, एथिक्स के साथ वर्क करोगे, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म रेवेन्यू होता है या प्रॉफिट होता है। अगला है गेन सोसाइटीज़ एक्सेप्टेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट टू। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस आपको मिलता है, सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है और गवर्नमेंट भी आपको इसमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। जब पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। दूसरा है बेनिफिट्स टू द सेल्स पर्सन और सेलमैन। जो इसको बेचते हैं उनके लिए एथिक्स का होना ज़रूरी क्यों है, एथिक्स से उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है बिनिंग कस्टमर्स फेथ। एथिक्स से जब कोई सेल पर्सन वर्क करता है तो कस्टमर का फेथ क्या करता है, बिन कर लेता है। दूसरा है सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना लेता है। तीसरा है रिपीट बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर्स। अब कस्टमर के साथ जब आप एथिकली वर्क करोगे, उनकी सोच समझ के बात करोगे, उनके
फ़ायदे के लिए आप बात करोगे, ठीक है, जो कि उसको अच्छा लगे, तो वो क्या करेगा, आपसे रिपीट ऑर्डर्स करेगा। तो इसमें क्या है, रिपीट बिजनेस मिलता है आपको किससे, कस्टमर से। अगला है हेल्प सेल्समैन इन क्लोजिंग द डील्स ईजिली। जो सेल्समैन है, ठीक है, उनको हेल्प करता है जिससे कि जो डील है वो जल्दी क्लोज हो जाए। जब एथिकली आप बात करोगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, कस्टमर की सोच कर बात करोगे, तो वो डील भी जल्दी क्लोज हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। अगला है बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के लिए बेनिफिट क्या है, अब जब एथिक्स की बात कर रहे हैं तो तीनों के लिए है। मैन्युफैक्चरर के लिए हमने समझ लिया, सेल्स पर्सन के लिए हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कस्टमर्स की। तो पहला पॉइंट है एथिक्स मेक द कस्टमर्स वर्क ऑफ फ्यूचर परचेज। मतलब कि कस्टमर का जो फ्यूचर परचेस है वो एथिक्स से क्या होता है, मतलब एथिक्स उसको हेल्प करती है। कस्टमर फ्यूचर में परचेस करना चाहता है कि नहीं चाहता है, उसको प्रोडक्ट खरीदना नहीं खरीदना, तो एथिक्स से क्या करती है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ईजियर बन जाता है और मोर कन्वीनियंट बन जाता है। वो मतलब कन्विंस हो जाता है कि भैया हम तो खरीदेंगे तो यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ का सेल पर्सन है, अच्छा है, अच्छे से बात करता है, हमारे बारे में सोच के चलता है, ठीक है। अगला है बुल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मतलब बुल्ड होता है। तीसरा है कस्टमर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट, मतलब जो उसका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। हम ऐसा नहीं उसके इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ करें, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, मुझसे कुछ और चीज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर को बेनिफिट्स। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। इसका आंसर है सेलिंग करियर क्या होता है। सेलिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर सेल्स प्रोफेशन। सेल प्रोफेशंस के लिए ही सेलिंग नहीं है, इट इज़ स्किल एवरीवन ऑफ अस नीड टू लर्न। ये ऐसी स्किल है जो हर एक को सीखनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया, वी विल लर्न अबाउट वाई सेलिंग है ब्राइटर करियर। हम समझेंगे कि सेलिंग का करियर ब्राइट क्यों है, इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि स्किल एवरीवन शुड लर्न। देखो सिंपल है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। जैसे आपने क्या बोलते हैं कि अपनी कोई नई कार खरीदी, उसको बेचना है तो आपके लिए सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने खरीदी 5 लाख की, आप बेच रहे हो 10,000 की, तो आपको लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सेलिंग कैसे करनी है, कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारी सेलिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एज मतलब अपनी लिविंग के लिए भी, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, या फिर वाई डू यू चूज़ अ सेल्स करियर। देखो दो क्वेश्चन हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेल्स करियर और दूसरा है वाई डू यू चूज़ अ सेल्स करियर। मैंने पहले बोला था आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। अब आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग करियर और आगे क्वेश्चन वाई डू यू चूज़ अ सेल्स करियर, तो आप बोलोगे सर ने तो बोला नहीं था ये क्वेश्चन आएगा, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इसलिए जितने भी ये आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो पहला है अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल्स कैरियर, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं सेल्स इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड कैरियर, द मोर यू सेल द मोर इंसेंटिव यू रिसीव। मतलब देखो जो अर्निंग है वो आपकी डिपेंड करती है आपके पोटेंशियल पे। जितना आप कमाना चाहते हो आप कमा सकते हो, ठीक है। जितना आपका पोटेंशियल, जितना आप हार्डवर्क कर सकते हो, जितनी आप सेलिंग कर सकते हो, जितनी आप सेल्स अपनी इंक्रीज कर सकते हो, उतना पैसा आपका। इसमें फिक्स नहीं है। जैसे मान लो बहुत सारी जॉब होती है 15,000 दे रहे हैं, आप कितना भी काम करो आपको 15,000 मिलने वाला है। अच्छे से करोगे तब भी, अच्छे से नहीं करोगे तब भी। ऐसा सेलिंग में नहीं है। सेल्स में क्या है, जितना आप अच्छे से काम करोगे, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितनी जल्दी आप बायर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उतना आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ कैरियर इन सेल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप बंद के रह रहे हो, आप इसमें कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। जैसे फ्रीडम टू मैनेज देयर डेली शेड्यूल, आपका डेली शेड्यूल उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी। इसमें जॉब के लिए सिक्योरिटी रहती है, आपका जॉब कैसे रहता है, सिक्योर रहता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। पांचवा है कैरियर स्टेपिंग स्टोन। अब इसमें पढ़ते हैं सेल्स इज अ चैलेंजिंग एंड डायनेमिक फील्ड टू वर्क इन। सेल्स क्या है, चैलेंजिंग और डायनेमिक फील्ड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स द सेल्स प्रोफेशंस टू कॉन्स्टेंटली लर्न न्यू स्किल्स। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है उनको नई नई स्किल्स को सीखना पड़ता है, इसलिए हम बोला कैरियर स्टेपिंग स्टोन, मतलब कैरियर आप बिल्ड करते हो। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका जो अंदर का खुद पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। आई थिंक पार्क बंद होने का टाइम हो गया, इसलिए चलो पार्क में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि घर पे बहुत शोर होता है। आगे बात करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी न्यू स्किल्स के सीखते हैं, पुरानी स्किल्स को ब्रश अप करके अपनी जो पुरानी स्किल्स को ब्रश अप कर लो, अच्छे से इम्प्रूव कर लो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चैलेंजिंग जॉब है सेल्स। अब चैलेंजिंग जॉब क्यों है, क्योंकि आपको चैलेंज मिलते हैं, आपकी सेल्स होगी नहीं होगी, नए नए कस्टमर से आपको डील करना पड़ता है, तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद पीपल। सेलिंग क्या करती है, लोगों के साथ वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है, ठीक है।
एट्थ है सेलिंग प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस, जो आपका परफॉर्मेंस है उस पर इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है किसके थ्रू, सेलिंग के थ्रू, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपने अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं किया। अगर आपने अपना सेल कर लिया तो आपका अच्छा है परफॉर्मेंस, अगर नहीं कर पाया तो आपका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, तो आपको इसमें फीडबैक मिल जाता है। 9th पॉइंट है सेल्स प्रिपेयर्स यू फॉर अदर कैरियर्स, सेल से क्या होता है, आपको अदर कैरियर्स के लिए प्रिपेयर करता है, आपको अदर कैरियर में भी हेल्प करता है। अब सेल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, लोगों से बात करने का अच्छा होता है, जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लोगों के सामने आपको हिचकिचाहट नहीं होगी बोलने में, आप एकदम मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है तो आप किससे भी कैसे भी बात कर सकते हो। तो वो यही बता रहा है कि सेल्स प्रिपेयर्स यू फॉर अदर कैरियर्स, और दूसरे कैरियर्स के लिए भी आपको क्या करता है, सेल्स प्रिपेयर करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ सेल्स कैरियर, मतलब कि जो सेल्स कैरियर है उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला स्ट्रेस रहता है, भैया सेल्स होगा कि नहीं होगा, बाहर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, यार मुझे टारगेट पूरा करना है, अगर मैं नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, तो बहुत सारे आपको स्ट्रेस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लूजिंग डील्स, आपकी डील्स आप लूज़ कर सकते हो, क्या पता आपकी जो डील है वो लूज़ हो जाए, ठीक है। तीसरा डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट, बहुत सारे ऐसे आते हैं प्रोस्पेक्ट जो डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करना, ठीक है, जिनको समझना उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। आगे पॉइंट है प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट से प्रेशर रहता है कि भाई तुम्हारा सेल्स नहीं हो पा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क करो, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगला है सेल्फ डाउट, खुद पे भी डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यार नेगेटिविटी रहती है माइंड में कि यार मैं इस बिजनेस में आ तो गया हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सेलिंग, क्या इसमें कोई प्रॉफिट है कि नहीं है, मुझे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आगे है नेगेटिविटी इन पब्लिक में नेगेटिविटी होती है, ठीक है, पब्लिक नेगेटिव होती है, तो ये भी पॉइंट एक। अगला है कम्युनिकेशन बैरियर्स, बहुत सारी जगह क्या होता है कि आप किसी कस्टमर से बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं समझ पाता है, जैसे आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं समझ पाता, तो ये भी उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स भी होते हैं। 13 क्वेश्चन उसका आंसर है टाइप ऑफ स्किल्स विच अ सेल पर्सन शुड हैव, मतलब कि सेल पर्सन के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से टाइप ऑफ स्किल्स हैं उनको पता करना। तो पहला लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग सुनने की स्किल होनी चाहिए। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने की स्किल होनी चाहिए। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की स्किल भी होनी चाहिए। चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि इमोशंस को समझने का इंटेलिजेंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। फिफ्थ है कॉन्फिडेंस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारे स्किल्स है जो सेल पर्सन के अंदर होनी चाहिए। सिक्स्थ है टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए उसको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए उसके अंदर। सेवन्थ है पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में स्पीक करने की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद से तो फ़ोन पे बोल सकते हो लेकिन आमने सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो इसमें आपका तो अच्छे से सेल नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग भी होनी चाहिए। एट्थ है ग्रोथ माइंड सेट, मतलब कि जो आपका माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये हमारा काम चल रहा है तो हमें 10 रुपये में ही खुश हैं, ऐसा नहीं। आपको ज़्यादा भूख होनी चाहिए किसकी, पैसे की, अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को सीखने की, अपने आप को डेवलप करने की, ठीक है, तो ये सारे सेल्स पर्सन की स्किल्स थी। आगे बात करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन किसमें, सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज़ है, मतलब बेचना ही तो मार्केटिंग है, बेचना ही सेलिंग है, तो हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेलिंग और मार्केटिंग, पहला पॉइंट है फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ सेलर, जो सेलिंग है वो क्या करती है, सेलर की नीड पे फोकस करता है कि सेलर को क्या चाहिए, और मार्केटिंग क्या करती है, कस्टमर की नीड पर फोकस करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा है एम्स टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ऑन सेल, सेलिंग का मतलब क्या होता है कि सेल्स का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, मार्केटिंग का एम होता है प्रॉफिट को अर्न तो करना होता है लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना तो मोटिव है लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ। तीसरा है स्कोप इज़ लिमिटेड, जो सेलिंग है उसमें स्कोप कैसा है, लिमिटेड है, और मार्केटिंग क्या है, वाइडर स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये स्टार्ट तो होता है प्रोडक्शन के बाद में लेकिन एंड कब हो जाता है, सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ ही क्या हो जाता है, ये सेल हो जाता है, ठीक है, मतलब एंड हो जाता है। अगला है स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल, मतलब कि प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है सेल के बाद भी, क्या, मार्केटिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रोड्यूसर इज़ कंसीडर्ड किंग, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है उसे किंग समझा जाता है, और मार्केटिंग में कंज्यूमर को किंग समझा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इट अम्यूजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि ये डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड को अम्यूज़ करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, डिमांड इज़ क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड्स, इसमें कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट की जाती है, ठीक है। अगला है सेलर्स यूजेस प्रमोशनल टेक्निक्स, मतलब प्रमोशंस को प्रमोशन
की टेक्निक्स को यूज़ करता है सेलर, और मार्केटर यूज मार्केट स्ट्रेटजीज टू कैप्चर बिग शेयर इन मार्केट, और मार्केटर क्या करते हैं कि मार्केट स्ट्रेटजी को कैप्चर करते हैं जिससे कि मार्केट में बिग शेयर मिल सके, ठीक है। तो सेलर क्या करता है, प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करता है, और मार्केटर क्या करता है, मार्केट स्ट्रेटजीज़ मतलब कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, किन किन पर ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो इंटरेस्ट जता रहे हैं, तो वो सारी स्ट्रेटजीज़ को ये पता करता है, ठीक है। और सेलर क्या करता है, प्रमोशन टेक्निक्स, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि सेलर ने क्या किया, बायर के बारे में समझ लिया, उसको क्या चाहिए उसने वही बता दिया, प्रोडक्ट में हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या करेगा, बताएगा भैया आपके लिए सूटेबल है, अब सूटेबल है या नहीं है उससे सेलर को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। अब बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा डिफरेंस है बायर एंड कंज्यूमर। हम समझते हैं कि बायर मीन्स खरीदने वाला, कंज्यूमर मीन्स मतलब कंज्यूम करने वाला, तो इसमें डिफरेंस समझते हैं कि बायर और कंज्यूमर डिफरेंस क्या है, या फिर हम कस्टमर या कंज्यूमर में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो पहला हम पढ़ते हैं कस्टमर और कंज्यूमर। तो पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर कौन होता है, जो पर्सन जो प्रोडक्ट को खरीदता है, और कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। अब दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर खरीदने वाला तो यूज़ करेगा, ऐसा तो है नहीं कि खरीद लिया तो किसी और को। अब इसमें समझो, जैसे आपके पापा हैं, आपके लिए लेके आए क्या, आइसक्रीम, ठीक है, तो पापा कौन हुए, कस्टमर हुए, आपने उसको कंज्यूम किया, आपने उसको खाया, तो आप कौन हुए, कंज्यूमर हुए। बात समझ में आ गई, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस, मतलब कि जो खरीदता है वो कस्टमर, जो उसको कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर, ठीक है, यूज़ करता है वो कंज्यूमर। कस्टमर कैन परचेज द गुड एंड इट एबल टू रीसेल, कस्टमर क्या कर सकता है, गुड को परचेज कर सकता है और उसको दोबारा बेच भी सकता है, लेकिन कंज्यूमर दोबारा बेचने के लिए नहीं, उसको यूज़ करने के लिए खरीदता है, ठीक है, कंज्यूम करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कस्टमर नीड टू परचेस अ प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू यूज़ इट, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी पड़ती है अगर उसको यूज़ करना है, लेकिन कंज्यूमर को ऐसा नहीं है, उसको कोई दूसरा खरीद के दे देता है, ठीक है। और अ कंज्यूमर परचेसिंग प्रोडक्ट और सर्विस इज़ नॉट एसेंशियल, उसको खरीदने की मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको खरीदना ही पड़े, कि दूसरा भी उसको देकर उसको दे देता है तो उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो बात क्या है, कस्टमर अगर आप हो तो आपको खरीद के खाना पड़ता है, और आप कंज्यूमर हो तो आपको कोई दूसरा भी खरीद के दे सकता है, और आप खुद से भी खरीद सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, द मोटिव ऑफ बाइंग इज़ एदर फॉर रीसेल और फॉर कंजम्पशन, मतलब कि आपका मोटिव जो खरीदने का है वो किस लिए है, या तो आप इसे रीसेल करना चाहते हो, आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर का होता है वो होता है कंजम्पशन का, मतलब आप उसे कंज्यूम ही करना चाहते हो, उसे रीसेल नहीं करते हो। मस्ट बी पेड बाय कस्टमर, जो पैसा है वो किसके द्वारा किया जाता है, कस्टमर के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर में कोई दूसरा भी कर सकता है, हमारे पापा ने कर दिया पे, ठीक है, तो कंज्यूमर में कोई और दूसरा भी कर सकता है पेमेंट। इंडिविजुअल और कंपनी, या तो ये इंडिविजुअल हो गया, कोई कंपनी होगी, रीसेल की बात हो रही तो कंपनी होगी, ठीक है। उसने क्या किया, जैसे मान लो कि मैं कोई रॉ मटेरियल बनाता हूँ, ठीक है, तो आपने मुझसे रॉ मटेरियल खरीद लिया अपनी कंपनी के लिए, तो आप मेरे कौन हो, कस्टमर हो, आप उससे क्या करोगे, बाद में बेचोगे, रीसेल के लिए यूज़ किया आपने, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर में क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, फैमिली आती है, ग्रुप आता है, जो कि क्या करते हैं, सामान को कंज्यूम करते हैं। तो दोनों हमारे डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की, ठीक है, कुछ है शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं। AIDA सेल मॉडल, ठीक है, ए मिस होता है अटेंशन, आई मिस होता है इंटरेस्ट, डी मिस होता है डिज़ायर, और ए मिस होता है एक्शन, ठीक है। तो द AIDA मॉडल क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शंस मॉडल इज़ एन एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल। इसे क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैसे, दैट आइडेंटिफाइज द स्टेजेस दैट एन इंडिविजुअल गोज थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि जब कोई इंडिविजुअल किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसमें क्या होता है, पहले वो अटेंशन लेता है उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है क्या है, फिर उसमें इंटरेस्ट आता है उसको कि यार प्रोडक्ट में सच में इंटरेस्ट है कि नहीं है, फिर उसकी डिज़ायर बन जाता है कि मुझे ये चाहिए, और फिर वो एक्शन लेता है खरीदने का। तो ये सारा AIDA सेल मॉडल का है। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा दिया गया है। तो द AIDA मॉडल हायरार्ची, ये होता है क्या, उसको समझते हैं। अटेंशन मतलब द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इज टू कंसीडर हाउ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कि कंज्यूमर की अटेंशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो पहला स्टेप होता है किसमें, AIDA में, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट, वन द कंज्यूमर इज अवेयर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट, मतलब कंज्यूमर अगर अवेयर हो जाता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वो क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तीसरा है डिज़ायर, ठीक है। अब जो कंज्यूमर उसका माइंडसेट था आई लाइक इट, उसको मतलब पहले बोलता था कि मुझे ये पसंद है, दूसरा होता है कि मैं इसे चाहता हूँ, तो आई लाइक इट से आई वांट इट में चेंज करना किसका होता है, ये जो कंज्यूमर के माइंड में आता है माइंडसेट, उसे हम बोलते हैं डिज़ायर। एक्शन क्या होता है, कंज्यूमर एक्शन लेता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे AIDA।
अब बात करते हैं दूसरे का, तो है प्री अप्रोच एंड अप्रोच। मैं पहले बता चुका हूँ प्री अप्रोच मतलब जो अप्रोच करने से पहले जितने भी आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो किसके बारे में, नीड्स, बिहेवियर, नेचर, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, इकोनॉमिक, सोशल एंड स्टेटस किसका, कंज्यूमर का। तो वो हो गया प्री अप्रोच। अप्रोच जब आप उससे बात करते हो आमने सामने, फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है क्लाइंट और जो सेल पर्सन है उसका, ठीक है, जो ओपनिंग लाइन्स होती हैं बिगिनिंग में, उसे हम बोलते हैं अप्रोच, मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा है क्लोजिंग सेल। क्लोजिंग सेल मतलब वही होता है, ठीक है, जब बायर एंड सेलर एग्री हो जाते हैं, बायर एग्री हो जाता है खरीदने के लिए, तो सेलर बोलता है कि हाँ मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, ठीक है, इतना पैसा। जब आप पूरी सेल क्लोज कर ले तो उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग सेल। आपने पूरा उसके बारे में बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में, बायर ने भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, कितने में खरीदेगा, कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितने टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें आप बात कर लेते हो तो हो जाता है क्लोजिंग सेल, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट का, टाइप्स ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्स कंपनसेशन प्लान के टाइप इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला है सैलरी कंपनसेशन, मतलब कि जो आपको सैलरी दी जाती है वो। दूसरा है सैलरी एंड कमीशन कंपनसेशन, आपको सैलरी के साथ कमीशन भी मिलता है, ठीक है, दूसरा वो हो गया। तीसरा है आवरली कंपनसेशन, मतलब आपको घंटे घंटे पे दिया जाता है, मतलब कोई ऐसा जॉब होता है जो आपको घंटे घंटे पे पैसे देती है, तो वो भी आपको उसमें हो गया। चौथा है बोनस, आपको बोनस दिया जाता है। तो ये सारे कंपनसेशन के प्लान हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पांचवा, टोटल कंपनसेशन भी है इसमें, कि आपको कंपनसेशन के साथ साथ जितनी भी आपको जो फ्रिंज बेनिफिट्स थे, लाइक कार पार्किंग अलाउंस, होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हॉलीडेज अलाउंस, ठीक है, और आपको फ्री फूड सर्विसेज, तो ये सारे किस में आ जाते हैं आपकी टोटल कंपनसेशन में। पांचवा है बायर मोटिवेशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि बायर मोटिवेशन होता क्या है। बायर मोटिवेशन इज द सेट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर बिहाइंड द कंज्यूमर डिसीजंस टू मेक अ पर्टिकुलर परचेज, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना भी उस कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, उसकी डिज़ायर होती है, उसकी मतलब जो भी नीड होती है, उसका जो भी मतलब कि एक कंज्यूमर उस सामान को क्यों खरीदना चाहता है, उसके पीछे जितना भी माइंड सेट होता है वो होता है बायर मोटिवेशन, मतलब बायर को वो उसमें दिलचस्पी क्यों है, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करते हैं, 6 पॉइंट है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सेल्स है उसका प्रेजेंटेशन करना या डेमोन्स्ट्रेट करना, ये कहलाता है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अ सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टॉक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेल्स पर्सन इज़ ट्राइंग टू सेल, मतलब कि ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में क्या करता है कि जो सेल पर्सन है वो उसको बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसका पूरा प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन किस में आता है, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन में आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। जो प्रोडक्ट सेल पर्सन बेचना चाहता है, ठीक है, उसका पूरा क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है किसके सामने, बायर के सामने, उसे हम बोलते हैं सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अ सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन और अ सेल डेमो दोनों एक नाम है। इस व्हेन अ सेल्स पर्सन डिलीवर्स अ प्रेजेंटेशन टू अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू शो देम द फीचर्स, जो प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं एंड वैल्यूज़ किसी प्रोडक्ट और सर्विस की जब शो करता है उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं क्लोजिंग क्लूज। अब देखो सिंपल सा है, जब भी कोई बायर कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है तो उसमें इंटरेस्ट जताता है। जैसे मान लो आप फ़ोन खरीदने गए, ठीक है, आपने बोला वाह क्या फ़ोन है, क्या कैमरा है, क्या लुक है, क्या कलर है, तो इसलिए समझ जाता है कि इसका इंटरेस्ट इसमें है। और जब वो समझ गया कि इसका इंटरेस्ट इसमें है तभी उससे क्या करना पड़ता है, सेल क्लोज करनी पड़ती है। बोलता है भाई आप इसे खरीद लीजिए आपके लिए बेटर है। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, आपने बोला कि क्या कलर है यार, मुझ पे मैच कर रहा है, ठीक है, तो मुझे पसंद आ रहा है, तो जो सेलर है समझ जाएगा कि आप उस कपड़े में इंटरेस्ट रखते हो, तभी वो क्या करेगा, डील को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है क्लोजिंग क्लूज, मतलब कि क्लूज देते हैं जो कस्टमर्स हैं वो किसको, सेलर्स को, कि उसको उसमें इंटरेस्ट है। आगे बात करते हैं ट्रायल क्लोजेस, इसको समझते हैं। अ टेक्निक यूजेस इन सेलिंग टू असेस द बायर्स रीडर्स टू मेक अ परचेज डिसीजन। अ ट्रायल क्लोजेस यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर डिसीजंस ऑन माइनर सेलिंग पॉइंट्स, मतलब आप उसको पूछते हो कस्टमर्स को कि आपको पसंद है कि नहीं है, आपको ये कौन सा रंग पसंद है, मतलब आप जानना चाहते हो कि वो सच में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो वो होता है ट्रायल क्लोजेस। आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो जिससे आपको चल जाता है पता कि कस्टमर क्या सोच रहा है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रायल क्लोजेस। आगे बात करते हैं 9 पॉइंट की। 9 पॉइंट है ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक में क्या होता है, जितने भी सेल्स ऑर्डर होते हैं जो कि बायर के द्वारा प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है, परचेस की गई गुड्स, तो उनकी पूरी एक ऑर्डर बुक रहती है, पूरी एक ऑर्डर बुक बनाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स सच एज डेट ऑफ सेल्स ऑर्डर, मतलब कब सेल जो ऑर्डर है वो कब किया गया था उसकी डेट रहती है, पार्टी नेम किसने किया था उसकी डेट मतलब उसका नाम रहता है, वाउचर टाइप रहता है, वाउचर नंबर रहता है, ऑर्डर रेफरेंस नंबर रहता है, ऑर्डर अमाउंट रहता है, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में ये सारा चीज़ें आता है। तो सेल्स ऑर्डर बुक डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर एक किसी भी कस्टमर ने किए हैं उसका पूरा डिटेल सेल्स ऑर्डर बुक में रहता है। आगे बात करते हैं कैश मेमो। तो जो भी
मतलब जो भी प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं किससे, कैश के द्वारा, तो उसका जितना भी जो भी आपने पैसे देकर या पैसे लेकर जितना भी सेलिंग हुई है उसका पूरा जो डाटा वो रहता है कैश मेमो में। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी एंड रेट ऑफ ईच आइटम। मतलब ये क्या करता है, इसमें कंटेंट्स रहता है कि कितनी गुड्स को सोल्ड किया गया है, कितनी क्वांटिटी में सोल्ड किया गया और उसका रेट क्या था। जब भी कोई कैश में कोई चीज़ बेची जाती है, ठीक है, तो उसको किस में आता है, कैश मेमो में। आगे हम बात करते हैं 11 का टू डायरी। टू डायरी में क्या होता है, इज़ अ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द सेल पर्सन। ये सेल्स मैन्स के द्वारा मेंटेन की जाती है। द टू डायरी रिकॉर्ड्स द जर्नी विच द सेल्स पर्सनल मेक इन ऑर्डर टू मीट द कस्टमर। मतलब कि जब सेल्स पर्सन होते हैं जो कस्टमर से मिलने जाते हैं, उनकी जर्नी का जितना खर्चा आया, उसमें कौन कौन से खर्चे आए, वो सारे टू डायरी में लिखा जाता है। इन द टू डायरी दे मस्ट रिकॉर्ड द पर्पस ऑफ द जर्नी। पर्पस क्या था जर्नी का, ठीक है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। डिटेल्ड ऑफ द ऑनवर्ड्स एंड बैकवर्ड जर्नी में आप गए, उसका जर्नी से वापस आए, उसका सारा डिटेल टू डायरी में रहता है, जिससे कि जो मैनेजमेंट है पढ़ ले कि आपने कैसे कैसे सेल्स की। ठीक है, वो सारा टू डायरी में आता है। लास्ट पॉइंट है सेल्स इंजीनियर्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स थे सेल्स में, कौन कौन से कैरियर होते हैं, तो उसमें से मुझे एक इंपॉर्टेंट लगा, सेल इंजीनियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स इंजीनियर स्पेशलाइज इन टेक्नोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली एडवांस्ड। मतलब कि सेल्स इंजीनियर जो होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली एडवांस प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इंजीनियर आपको पता है इनका मतलब क्या होता है, या तो टेक्नोलॉजी से होगा या फिर साइंटिफिक से होगा। ठीक है, तो सेल्स इंजीनियर्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं किसमें, टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली एडवांस प्रोडक्ट में। आगे हम बात करते हैं, दे यूज़ देयर टेक्निकल स्किल्स टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, टू पोटेंशियल कस्टमर, जो पोटेंशियल कस्टमर है जिसको खरीद सकते हैं, उनको क्या करते हैं, टेक्निकल स्किल्स का यूज़ करते हैं बेनिफिट्स बताने में किसके, प्रोडक्ट के में। एंड टू शो हाउ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस आर बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। और बताते हैं कि कैसे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छा उनका प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट या सर्विस है जो उनके कॉम्पिटिटर है उनसे बेहतर इनका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सामने पर्सनल सेलिंग के। जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, मैंने पूरी बुक को रेफ़र किया है, पूरी बुक को समझा है। ठीक से नोट्स मैंने यूनिट वाइज नहीं बनाए, लेकिन मैंने पूरी बुक पढ़ी है, एक एक पॉइंट पढ़ा है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आई एम नॉट 100% श्योर कि इसमें ये सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, इनका जो वीडियो जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। इससे बाहर कोई भी आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं, घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट है जो आपका शॉर्ट नोट में आ जाए, मैंने ऐसे पॉइंट्स इसमें शॉर्ट नोट्स में नहीं दिए जो ऑलरेडी उसमें डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि शॉर्ट नोट में आ गया प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, अब मैंने शॉर्ट नोट में प्रोस्पेक्टिंग नहीं दिया तो आप बोलोगे सर आपने प्रोस्पेक्टिंग लिखा ही नहीं था। यार प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बीच में, तो उसको दोबारा लिखना क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हम इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं आंसर्स में, वो मैंने शॉर्ट नोट में नहीं दिए, वहाँ से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। इसलिए आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए, पूरा बुक से ही पॉइंट लिए गए हैं, बाहर से नहीं लिए गए, मतलब कि मैंने बनाए मन से हैं, लेकिन जो पॉइंट्स है वो बुक टू बुक है। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बना देता हूँ वीडियो। ठीक है, और थक भी गया हूँ, बहुत लंबी वीडियो गई है, और पार्क में था, पार्क का गेट क्लोज़ हो गया तो बाहर से बनानी पड़ रही है, डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा उसके लिए सॉरी। आवाज़ भी कट रही है क्योंकि वीकनेस है यार, मतलब थोड़ा सा मतलब बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, वीकनेस है इसलिए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। ठीक है, क्वेश्चंस की PDF मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दिया है, जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन आंसर्स की PDF मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि सेलर्स क्या करते हैं, मेरे जो आंसर्स हैं उनको सेल करेंगे पैसे के साथ, 100 रुपये 200 रुपये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को मेरे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आंसर्स हैं वो पेड मतलब पैसे देकर खरीदने पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू अपने मेरे वीडियो देखकर आंसर्स को देख सकते हो, लिखना ज़रूरी नहीं है, बस समझ लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आप आराम से अच्छे से पढ़िए और अपनी एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।